हेलो एवरीवन। देखो, अपने लास्ट क्लास में जो है वो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट तक पढ़ लिया था। मैंने आपको बोला भी था कि आपको पढ़ के क्या आना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मोल कंसेप्ट का बेसिक आज जो अपन पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम, उसमें सबसे पहला आएगा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन काम कहाँ आते हैं? वैसे बेसिकली देखते हैं ना तो पूरी केमिस्ट्री जो गवर्न होती है, कोई भी फॉर्मूला लिखना है या कुछ भी गवर्निंग करनी है, पूरा का पूरा कहां से क्राइटेरिया मालूम चलता है? रासायनिक संयोजन के नियम से। हाँ, वो अलग बात है अपन यूज लेते हैं या नहीं लेते हैं, अदरवाइज यूज तो इसका होगा। समझ में आ रही बात? तो उसमें सबसे पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। किसने दिया था? अगर पूछ ले किसने दिया था तो लेवोसियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोसियर। लेवोसियर कौन है? लेवोसियर केमिस्ट्री के पापा है। लेवोसियर कौन है? केमिस्ट्री के पापा है, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है लेवोसियर को। लेवोसियर ने ये दिया था, क्या बोला कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, बट किस टाइप में? केवल रासायनिक अभिक्रिया में। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। न्यूक्लियर अभिक्रिया हो गई, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, तो उसमें तो तुम्हें मालूम है ना कि जितनी द्रव्यमान शक्ति होगी, एक एएमयू के करस्पॉन्डिंग जो होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो जाती है। डेल्टा ई बराबर mc स्क्वायर, है ना? तो ये किसके लिए लगेगा? केवल रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो उत्पन्न कर सकते हो, नहीं नष्ट कर सकते हो। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, H2 प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान देखो, अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान क्या होगा? तो मैंने कहा देखो 2H2 है तो 2 × 2 प्लस O2 32 36 हो गया। अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान देखो, ये पश्चात द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा? तो मैंने बोलूंगा 2 × 18 = 36। ये भी 36 हो गया। तो अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान क्या है? सेम है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये आपको दे रखा हो BaCl2 दे रखा हो प्लस Na2SO4 दे रखा हो, रिएक्शन होगी, बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। इसका जो बेस है ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका जनरली यूज कहां पे आता है? अभिक्रिया को संतुलित करने में, बैलेंसिंग करने में यही काम आएगा। अगर यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखता तो ये 18 आता, तो 18 आता तो 36 और 18 बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब मेरे से ऐसा पूछा गया, ये 2.08 ग्राम है, ठीक है, ये 1.42 ग्राम है, बोला ये 1.17 ग्राम है, तो बताओ ये कितना होगा? ऐसा पूछ लिया। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो अपन को तो ये दिमाग में रखना है कि अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान, अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान ये जोड़ लो 3.5 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2.33। समझ में आ गई बात? x मान लो, ठीक है। चलो सेकंड लॉ देखें। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रपोर्शन। मतलब क्या इसका? स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। क्या होता है ये नियम? देखो, दिया किसने था? प्राउस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट कौन था?
प्राउस्ट। सेकेंड नंबर क्या बोला इसने, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव निश्चित होता है, जो यौगिक बनाने की विधि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात जो रहेगा वो सदैव क्या रहेगा, एक निश्चित होता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा, सदैव निश्चित होता है, जो यौगिक बनाने की विधि पर निर्भर नहीं करता। उस यौगिक को किस मेथड से बना रहे हो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा वो। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, H2O है, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखना, कितने हाइड्रोजन आई, 2, 16, क्या हो गया, 1:8। क्या गया, 1:8। तो जब भी जल की बात करूंगा मैं, जब जल की बात करूंगा तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सॉरी 1:8, 1:8, 1:8 ये रहेगा। अब उस पानी को बनाना के मेथड H2+O2 से बनाया गया हो, चाहे हाइड्रोकार्बन का दहन होता है तो वाटर बने, इवन बोल रहा हूं बिस्लरी का पानी होगा तो उसमें भी 1:8 आएगा, गंदे नाले का पानी होगा उसमें भी क्या आएगा, 1:8 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो ये बन गया, जैसे मैंने ये पूछ लिया कि 45 ग्राम H2O में, जैसे क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, 45 ग्राम H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात करो, ये पूछ लिया। तो क्या करना है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मैंने कहा देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1/9 कैसे, हाइड्रोजन का अनुपात बटा अनुपातों का योग मल्टीप्लाई बाई 45, तो कितना आएगा, 5 ग्राम। तो 40 ग्राम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। 5 और 40 का रेशियो देखोगे तो वापस क्या आएगा, 1:8। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन देखो, अगर मेरे को ऐसा बोले FeSO4.7H2O में Fe 20% है, FeSO4.7H2O में Fe 20% है, तो 4 ग्राम ग्रीन विट्रियोल, हरा थोता, विट्रियोल को थोता बोलते हैं हिंदी में, ग्रीन विट्रियोल में आयरन का द्रव्यमान ज्ञात करो, अगर ऐसा पूछा गया है आपको। ठीक है, तो कैसे करना है? अब अगर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अगर फॉलो करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें 20% हमेशा रहेगा, कौन, आयरन। तो मास ऑफ आयरन जो होगा वो 4 का 20% कैलकुलेट कर लो, 0.8 ग्राम। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आज का। अगला देखो, समझ में आ रहा ना? अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, उल्टा पूछ ले, कुछ आपको डेटा दे रखा हो और फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, कौन से नियम से एक्सप्लेन होगा, व्याख्या होगी, तो देखो कैसा बनेगा क्वेश्चन। जैसे ये एक धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। धातु था 1.8 ग्राम, ऑक्साइड बन गया 3 ग्राम। एक दूसरी अभिक्रिया में धातु की रिएक्शन मैंने करवाई जल के साथ, तब भी बना ऑक्साइड, प्लस कुछ और बना। धातु था इस बार 1.5 ग्राम और ऑक्साइड बन गया 2.5 ग्राम। तो बोला किस नियम से एक्सप्लेन होगा ये डेटा। तो देखो, पहली बात, धातु ऑक्साइड बन रहा दोनों केस में। फर्स्ट वाले केस में मेटल कितना है, 1.8, ऑक्सीजन कितनी है, 3 ग्राम ऑक्साइड बना है, इसका मतलब 3 में से 1.8 ग्राम तो कौन है, मेटल। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 1.2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3:2 हो गया। ये लो,
सेकंड वाले में चेक करो, तो सेकंड वाले में मेटल रेस टू ऑक्सीजन चेक करना है ना, तो मेटल देखो 1.5 है, ठीक है, और मेटल 1.5 है, ऑक्सीजन कितनी हो गई 1 ग्राम, वापस चेक करो क्या रेशियो है 3:2। दोनों में धातु और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात देखो कांस्टेंट आ रहा है। अगर रेशियो कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब कौन से नियम की व्याख्या कर रहा है, कौन से नियम की व्याख्या करेगा, स्थिर अनुपात का नियम। हो गए 2 नियम, चलो आगे। अगला देखो 3rd नंबर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। गुणित अनुपात का नियम, हिंदी में बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, किसने दिया था, किसने दिया था इस लॉ को, दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था, डाल्टन ने। ठीक है बात, चलो क्या दिया, जब 2 तत्व अभिक्रिया कर 2 या अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अभिक्रिया करने वाले तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल अनुपात होता है। बेटा थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं तो राइटिंग थोड़ी ऐसी रहेगी। जब 2 तत्व अभिक्रिया करके 2 या उससे अधिक यौगिक बनाते हैं, तो मैंने बोला एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से, जो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अभिक्रिया करने वाले तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल अनुपात होता है। एग्जाम्पल से समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने सोचा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए, 2 यौगिक बनाए, कौन कौन से, H2O और H2O2, ये लो। तो पहली बात, जब भी 2 या 2 से अधिक यौगिक बोलेगा इसका मतलब गुणित अनुपात का नियम लगेगा, ये मालूम चल गया, गुणित अनुपात का लगेगा। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान H2O, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 ग्राम काम में आए, आ गया ना, हाइड्रोजन का एक निश्चित द्रव्यमान काम में आ गया 2 ग्राम, हाइड्रोजन का एक निश्चित द्रव्यमान काम में आ गया 2 ग्राम। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन का एक निश्चित द्रव्यमान काम में आया 2 ग्राम, तो मैं क्या करने वाला हूं, ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखो 16 और 32। ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, देखो ये अलग अलग आ रहा है ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो होगा किसमें, H2O2 में, और H2O में 16:32, इसका मतलब 1:2। ये एक सरल अनुपात है या नहीं, ये एक सरल अनुपात है या नहीं बताओ, है ना। तो यही मैं समझा रहा था। एक और एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो ये होते हैं N2O, NO, N2O3, N2O4 या NO2 और N2O5। ठीक है, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ये दोनों ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है, उदासीन है, और ये तीनों ऑक्साइड जो है वो कैसे है, एसिडिक है। कैसे है, एसिडिक ऑक्साइड है। ये बात समझ में आ रही है, ये न्यूट्रल है और वो अगले वाले ऑक्साइड एसिडिक है।
पूरी केमिस्ट्री में 4 ही ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, 2 तो मैंने बता दिए, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है H2। 4 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था, इस साल भी एक आया था, ऑक्साइड दे रखे थे, मैच करवाना था, है ना। तो उसमें से ये थे, न्यूट्रल में से N2O, NO, CO और H2O में से एक था। ठीक है बात। चलो अब सुने बात को, मेरे को ये दिमाग लगाना कि बनेगा कैसे। मैंने तो सिंपल सा ये बोल दिया, एक से ज्यादा यौगिक दिखा नहीं, और मैंने ये बोल दिया क्या कि ऑक्साइड कौन से लॉ के अनुसार बने होंगे, किस नियम के अनुसार बने होंगे, गुणित अनुपात के नियम से। प्रूव करके बताते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन का 2 द्रव्यमान आ रहा, 2 द्रव्यमान, 2 द्रव्यमान, 2 द्रव्यमान, यहाँ नहीं आया, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दूं क्या, N2O2। तो नाइट्रोजन का एक निश्चित द्रव्यमान हो गया, नाइट्रोजन का एक निश्चित द्रव्यमान हो गया। उससे अभिक्रिया करने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखो, 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। ये क्या आएगा, एक सरल रेशियो आएगा क्या, 1 2 3 4 एंड 5। तो नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड का निर्माण होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो उस कंडीशन में किस नियम का फॉलो करेगा, ये गुणित अनुपात के नियम। बात क्लियर। चले आगे। चलो अगला चौथा लो, गैलू-साक का आयतन संबंधी नियम। गैलू-साक का आयतन नियम। गैलू-साक लॉ ऑफ वॉल्यूम क्या बोलता है ये, गैलू-साक का आयतन संबंधी नियम। निश्चित ताप एवं दाब पर, दिया किसने, गैलू-साक ने दिया, नाम ही इसका। निश्चित ताप एवं दाब पर गैसें आयतन के एक निश्चित अनुपात में, आयतन के एक निश्चित अनुपात में संयोग करती है, निश्चित अनुपात में संयोग करती है, एवं यदि उत्पाद B गैस है, एवं उत्पाद B गैस है, तो इसका आयतन क्रियाकारक गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा, सरल अनुपात में होगा। अभी समझाते इसका मतलब क्या है। बोला एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ताप और दाब क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर ये नहीं लिखी हुई है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। निश्चित ताप एवं दाब पर गैसें आयतन के एक निश्चित अनुपात में संयोग करती है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैंने लिखा H2 गैस प्लस Cl2 गैस कन्वर्ट हो गया 2HCl गैस, मान लो ये देखा है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस कन्वर्ट हो गया 2HCl गैस में, ये दे रखा है। तो इसका मतलब ऐसा बोल दूं क्या, इसका एक वॉल्यूम रिएक्शन करेगा, इसका एक वॉल्यूम रिएक्शन करेगा, तो इसका 2 वॉल्यूम बन गए। बोलो हाँ या ना। क्यों, क्योंकि गैसें इनके जो यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ ना, ये 1 और यहाँ पे 2, उसी अनुपात में क्या करेगी, सहयोग करेगी। तो 1 अनुपात 1 में सहयोग किया, और उत्पाद B अगर गैस है, HCl भी गैस है, तो उसका आयतन का अनुपात इनके आयतन के साथ एक क्या होगा, सरल अनुपात होगा। बात आ गई समझ में। आगे देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हेबर प्रक्रम में 10 लीटर N2 से कितना आयतन H2 का अभिक्रिया करेगा यदि सभी आयतन नियत ताप एवं दाब पर मापे गए। ऐसा बोला गया है ना, सभी आयतन नियत ताप एवं दाब पर मापे गए। तो देखो कैसे करना है इसको। N2 + 3H2 हेबर प्रोसेस, तो यही है अमोनिया के निर्माण का, 2 टाइम्स अमोनिया। किस अनुपात में रिएक्शन करेगा, 1:3:2। इसका मतलब ये बोल रहा है नाइट्रोजन का 10 लीटर है, तो हाइड्रोजन का 3 गुना होगा ना, 30 लीटर, और यहां पे बनेगा कितना, 20 लीटर।
तो देखो क्रियाकारक का आयतन कितना हुआ 40 लीटर, उत्पाद का आयतन कितना हुआ 20 लीटर। क्या 40 से 40 लीटर बना क्या वापस? नहीं बना। 40 से 40 लीटर नहीं बना, इसका मतलब एक बात ये समझो कि आयतन का संरक्षण कभी भी नहीं होता है। किसका संरक्षण होता है? द्रव्यमान का होता है। समझ में आ गए ये चारों लोग? आगे देखो, आगे देखो पांचवा लो, पांचवा लो बोलो, ये अलग से ही पढ़ लेते हैं इसको, इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे। पांचवा लो जो बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें आती है बेटा एग्जाम में, तो इनको अपन को अच्छे से क्लियर करना है। अपन को बहुत बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में छोटी चीजें छोड़ के चले जाते हैं, और लास्ट 2 ईयर से नीट का पेपर बहुत सिंपल आ रहा है, उसमें बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पूछी जा रही है, तो अपन उन्हीं को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो बोलो आवोगाद्रो बोलो एक ही बात है। हिंदी में आवोगाद्रो बोलते हैं परिकल्पना। क्या है ये वो समझे। एवोगैड्रो ने क्या बोला? इसने बोला समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या बोला इसने? समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। इसका मतलब अगर आपने वॉल्यूम सेम रखा तो अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। तो जैसे अगर मैंने ऐसा बोला कि 10 ml H2 गैस है, इसमें मान लो n मॉलिक्यूल है, कितने हैं? n अणु है। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करूं, समान ताप एवं दाब पर 10 ml अगर O2 गैस ली तो अणुओं की संख्या कितनी होगी? मैंने कहा सेम टेम्परेचर प्रेशर है, वॉल्यूम बराबर है, तो अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी? n ही रहेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसी टाइप से अगर मैंने बोला कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर 5 ml मैंने N2 गैस ले ली, तो मैंने कहा 5 ml लोगे तो 10 से हुआ 5, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? n/2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा? n/2। ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। बात क्लियर सारी? तो ये बातें अपनी होगी एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में। तो इक्वल टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो उस कंडीशन में इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। इसकी देखे दो एप्लीकेशन, देखे एप्लीकेशन क्या है इसकी। सिंपल सिंपल सी एप्लीकेशन की बात करते हैं। दो एप्लीकेशन की बात करते हैं। पहला, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी Vd एंड मॉलिक्यूलर मास। आणविक द्रव्यमान एवं वाष्प घनत्वों में संबंध, ये आपको समझना है। ठीक है, ये है इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। मैं वेपर डेंसिटी पे जाने से पहले आपको कुछ आइडिया देता हूं। सबसे पहले डेंसिटी या घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा
आयतन। वेपर डेंसिटी की तो बात ही नहीं कर रहे, वेपर डेंसिटी की तो बात करेंगे। डेंसिटी क्या होती है? द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? द्रव्यमान की यूनिट ग्राम पर ml। ये ग्राम पर ml बोलो या सेंटीमीटर क्यूब बोलो, एक ही बात है। सेंटीमीटर क्यूब को इंग्लिश में लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सीसी बोलो, एक ही बात है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया। जब कभी भी अगर घनत्व का क्वेश्चन आए तो घनत्व को विथ यूनिट लिखना जरूरी है। जब तक आप यूनिट नहीं लिखोगे ना साथ में, तब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा। जैसे सपोज करो घनत्व दे रखा ग्राम पर ml में, आयतन दे दिया लीटर में, तो क्या लीटर से ml कैंसिल हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो आप अपना दिमाग लगाओगे कि इसका यूनिट कन्वर्जन करना है। समझ में आई बात? चलो, सेकंड नंबर रिलेटिव डेंसिटी। ये तो गई डेंसिटी। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व। ये क्या होता है भैया सापेक्षिक घनत्व? तो मैंने कहा रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ही ये होता है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या? किसी पदार्थ का घनत्व अन्य पदार्थ के सापेक्ष घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व अन्य पदार्थ का घनत्व, ये हो जाएगा। ये रिलेटिव डेंसिटी होगी। जैसे डेंसिटी d1/d2, उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। केस फर्स्ट, ठोस या फिर द्रव के लिए, ठोस या द्रव के लिए जो ये रिलेटिव डेंसिटी होती है, इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं। विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बहुत वर्ड काम में लिया जाता है ये। लेकिन लिया किसके लिए जाएगा? पहले बात तो वही बताओ, किसके लिए काम में लिया जाएगा? ठोस या द्रव के लिए। तो ठोस या द्रव के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं मैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या? H2O। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे से पूछे क्या होती है, तो मैं सीधा सा ये बोल रहा हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो सापेक्षिक घनत्व है। किसी ठोस या द्रव का H2O के सापेक्ष घनत्व है। किसके सापेक्ष घनत्व है? H2O के सापेक्ष। किसका? ठोस या द्रव का। तो किसी ठोस या द्रव का H2O के सापेक्ष घनत्व को क्या बोलते हैं अपन? विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि डेंसिटी ऑफ H2O जो होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml, और ये मैक्सिमम है और कहां पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी कंसीडर करनी है? 1 कंसीडर करनी है। 1 कंसीडर किया तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर आएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर आएगी? ये आएगी डेंसिटी के बराबर। किसके बराबर आएगी? डेंसिटी के बराबर। ये लो, तो इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या डेंसिटी बोलो, किसकी? सॉलिड या लिक्विड की, एक ही बात है। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड बोलो, एक ही बात है। ठीक है। केस सेकंड, गैस के लिए, गैस के लिए, गैस के लिए रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी। वीडी का मतलब वेपर डेंसिटी, मतलब वाष्प घनत्व। क्या होता है ये? गैस का घनत्व किसके सापेक्ष? H2 गैस के सापेक्ष। किसी गैस का H2 गैस के सापेक्ष घनत्व को ही क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। वाष्प दाब इज इक्वल टू, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, ये रिलेशन होता है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। अगर आपसे ये पूछा जाए वेपर डेंसिटी इज ए रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी है क्या? सापेक्षिक घनत्व ही तो है, लेकिन किसके लिए डिफाइन होता है? गैस के लिए। किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन। अब मैं हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरी गैस लूंगा ना, अगर हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरी गैस लूंगा तो उसको वेपर डेंसिटी नहीं बोलेंगे, फिर उसके लिए क्या बोलेंगे? सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफाइन कर रहे हो। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं ना, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी गैस की जो होती है ना,
वो मॉलिक्यूलर वेट 1 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 2 होती है। यही बात हुई, समझ में आ रहा है? चल अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले फटाफट। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पूरे हो गए, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सुने बात, मेरे से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, 32 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन, SOX का वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व 32 है, 32 है, तो X का मान बताओ, ऐसा पूछ लिया। तो सीधी सी बात है, वेपर डेंसिटी 32 दे रखी है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इंटू 2 64। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करोगे? 32 प्लस एक्स इंटू 16 इज इक्वल टू 64, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। लो, ऐसे पूछ सकता है क्या? COX का वेपर डेंसिटी 70 है, तो एक्स का मान बताओ। तो मैं तो एक ही काम करूंगा ना, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 70 का डबल 140, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 प्लस 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 140, ये 28 हो गया, तो एक्स बराबर 5। ये लो, और कैसे क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 9, मेरे से अगर ऐसा पूछ ले, क्या पूछा जाए कि क्लोरीन गैस का वायु के सापेक्ष घनत्व ज्ञात करो, ऐसा पूछ लिया। तो इसका मतलब किसी के सापेक्ष में पूछा, इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी है। तो रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है? किसका कैलकुलेट करना है? क्लोरीन का, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायु या फिर एयर। आपको लास्ट लेक्चर में एयर का मॉलिक्यूलर वेट बताया था 28.8, ये याद रखना था। अब अगर वो याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे फंस जाओगे। 71 और 28.8 ये लगभग 2.5 का डिजिट बनेगा। कितने का बनेगा? 2.5 का। समझ में आ गया? सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, परमाणुकता। परमाणुकता को बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। परमाणुकता को एटोमिसिटी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं। कोई अणु लो, उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो होगी उसी को क्या बोलेंगे? परमाणुकता। जैसे हीलियम है, तो इसका हीलियम ये अणु होता है, इसके एक अणु में परमाणु कितने हैं? एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक परमाणुवीय, मतलब मोनो एटॉमिक। H2 अणु लिया, इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2 लिए, तो ये हो गया डाई एटॉमिक। ओजोन लिया, 3 हो गए, तो क्या बोलोगे? 3 त्रिपरमाणुवीय या ट्राई एटॉमिक। CO2 लिया तो भी कैसा है? ट्राई एटॉमिक। समझ में आ रही है बात? इसको बोलते हैं परमाणुकता। कर लोगे कैलकुलेट? जैसे अगर बाई चांस मान लो ये लिख रखा है, क्या बताओ इसकी परमाणुकता कितनी है? इसकी परमाणुकता कितनी है? तो मैं बोलूंगा पोटेशियम के 4, Fe का 1,
कार्बन और नाइट्रोजन 2 इंटू 6 12, इसके परमाणुकता 17 है। समझ में आ गई बात? चले आगे। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस के ऊपर। तीन समान आयतन के पात्र में ऑक्सीजन, CO2 एवं अमोनिया गैस समान ताप एवं दाब पर रखी गई है, अणुओं एवं परमाणुओं का क्रम बताओ। अणुओं एवं परमाणुओं का क्या बताना है? क्रम बताओ, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, देखो समान आयतन है, इसका मतलब आयतन सेम हो गया। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? सेम है, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस लगी। इक्वल सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम जो होता है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं? सेम। तो मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर जो आएगा उसमें तो सेम आएगा। कौन? O2, CO2 और अमोनिया सेम आएगा। कोई पूछे एटम्स का ऑर्डर, तो देखो एटम्स के ऑर्डर में क्या करना है। O2, CO2, अमोनिया आया, तो एटम्स के ऑर्डर में इसमें देखो अगर मान लो एक एक परमाणु में मान लिए मैंने, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 परमाणु। इसमें कितने हो जाएंगे? 3। और इसमें कितने हो जाएंगे? 4। तो परमाणु का ऑर्डर क्या आएगा? ये आएगा O2, CO2 और अमोनिया, ये आ जाएगा परमाणुओं का क्रम। बोलो हाँ या ना? आया समझ में? चलो अब आगे। ये एवोगाद्रो हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गई, मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सारे कंप्लीट। चलो आगे देखो। हाँ, नेक्स्ट देखो बेटा जी। नेक्स्ट है मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र। ये है, इंग्लिश में बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला का सिंबल मैं शॉर्ट में लिखूंगा इंपेरिकल का E, फॉर्मूले का F, EF। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का लिखूंगा M और F, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बात? तो देखो क्या होता है, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं फिर क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? मूलानुपाती सूत्र किसी अणु में उपस्थित, मूलानुपाती सूत्र किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सापेक्षिक सरल पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। सरल पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। मैं इंग्लिश में 4 वर्ड लिखने वाला हूं। मूलानुपाती सूत्र किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सरल पूर्णांक, सापेक्षिक सरल पूर्णांक को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, सिंपलेस्ट रिलेटिव
होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। अभी समझाएंगे क्या होता है। बस सिंपलेस्ट का मतलब जिसके बाद सिंपल नहीं हो, रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के सापेक्ष, होल नंबर का मतलब 1 2 3 4 का रेशियो होता है एटम का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, फिर अणुसूत्र। अणुसूत्र किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अणुसूत्र किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अणुसूत्र किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। उसी को अपन क्या बोलेंगे, अणुसूत्र बोलेंगे। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं, समझने की ट्राई करना। मेरे पास 200 रुपए, तुम्हारे पास 100 रुपए, ठीक है, तो ये तो वास्तव में हो गया। तुम जानते हो तुम्हारे पास 100 रुपए, मैं जानता हूं मेरे पास 200 रुपए है, तो 100 और 200 हो गए। समझ में आ रही है बात? हाँ सुने, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपके पास 100 रुपए हो और मेरे पास 200 रुपए, तो ये तो एक्चुअल नंबर हो गया, आपके पास 100, मेरे पास 200। अच्छा, अब अपन ने कहा देखो सिंपलेस्ट बताओ एक दूसरे के सापेक्ष कितने हुए, तो आपने कहा 100 है और मेरे पास 200 है, तो आपने कहा इसको सिंपल करना है ना, तो पहले 2 से डिवाइड करो, तो आपके पास 50 हो गए, मेरे पास 100 हो गए। फिर क्या, ये तो अभी और सॉल्व हो रहा है, 25 50 और सॉल्व हो रहा है, 1 और 2, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा क्या? तो इसका मतलब तो ये हुआ आपके पास 1 रुपए तो मेरे पास 2 रुपए। कोई कहता है और आगे सॉल्व करो ना, अभी तो और 2 से डिवाइड होगा, 0.5 और 1 रुपए, इसका मतलब तुम्हारे पास 50 पैसे हो तो मेरे पास 1 रुपए होगा। क्या 50 पैसे चलता है क्या? नहीं। जब नहीं चलता है तो फिर कैसे डिफाइन कर दोगे? तो इसका मतलब आपके पास 1 रुपया होगा तो मेरे पास 2 रुपया। ये इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा, वो सिंपलेस्ट हो गया। तो 1 और 2 जो होगा वो तो होगा इंपेरिकल फॉर्मूला, और 100 और 200 जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो कैलकुलेट कैसे किया तुम लोगों ने, तुम्हारे पास नंबर था 100, मेरे पास नंबर था 200, जो छोटा नंबर था उससे डिवाइड कर दिया, 100 से 100 डिवाइड करते ही 1 आ गया, और 200 में 100 का डिवाइड किया तो कितना आया, 2। यही तो बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। तो छोटा होता उससे डिवाइड करना, ये बात ध्यान रहे। जैसे मैं अब एग्जांपल लिख रहा हूं जिससे आपको आइडिया रहे। जैसे मैंने कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं और फिर उसका इंपेरिकल फॉर्मूला बनाने की ट्राई करता हूं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इधर इंपेरिकल फॉर्मूला है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा किसी ने CH4, तो मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या रहा, 1:4। अब 1 से छोटा कभी पॉसिबल है नहीं, तो CH4 ही रहेगा। किसी ने कहा C2H6 लिख दो, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, C2H6 लिखा ना, तो अनुपात हो गया 1:3, CH3 बन गया। बेंजीन लिखा, CH हो गया, है ना। किसी ने ऐसे लिखा ग्लूकोज लिख दिया C6H12O6, तो मैंने कहा देखो CH2O बन जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, सुनना। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो इंपेरिकल फॉर्मूला एक ही होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो इंपेरिकल फॉर्मूला एक ही बन रहा है। अब अगला केस देखो, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन होगा तो मैंने कहा देखो क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन हो गया, जैसे आपको CH3, तो आपने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, लो करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो C2H6 और हो जाएगा। आपने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा अच्छा C3H9 होगा ना। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, एल्कीन में 2 कम हो जाएंगे, एल्काइन में 2 और कम हो जाएंगे। तो एल्केन से ज्यादा हाइड्रोजन तो किसी में नहीं होगा ना, मैंने कहा नहीं होगा। तो n बराबर 3 रखो, C3H8। C3H8 से ज्यादा कंपाउंड तो कभी होता ही नहीं, 8 हाइड्रोजन से ज्यादा हाइड्रोजन तो आएंगे नहीं, 3 कार्बन होंगे तब। तो ये C3H9 कहां से आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? चलो, किसी ने कहा CH लिखो, मैंने कहा हाँ ठीक है। किसी ने कहा सर 2 से मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा कर दिया। C2H2 पॉसिबल होता है, इथाइन।
किसी ने कहा सर कोई जरूरी थोड़ी ना 6 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा हाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बेंजीन बन जाएगा। ये लो बन गया ना बेंजीन। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ अगर इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो ओनली फॉर एक ही इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है बात, चलो आगे सुनना बात को। अगला पॉइंट ई नंबर, एक होता है मूलानुपाती भार या मूलानुपाती द्रव्यमान, इंपेरिकल मास। ये क्या होता है? ये होता है मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान को, मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान को, मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान को मूलानुपाती द्रव्यमान कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र का जो द्रव्यमान होता है उसी के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मूलानुपाती द्रव्यमान। एक होगा आणविक द्रव्यमान, अणु सूत्र के द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहते हैं, जो अपन पहले बात कर चुके हैं मॉलिक्यूलर मास। एक रिलेशन है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल मास, n टाइम्स इंपेरिकल मास, जहां n क्या होगा 1 2 3 इस टाइप से कोई न कोई क्या होगा इंटीजर होगा, 1 2 3 4 इस टाइप से कोई न कोई क्या होगा इंटीजर होगा। ठीक है बात। देखिए अब इनके क्वेश्चन की बात करें, यहीं से उठाऊंगा सबसे पहला क्वेश्चन कि इस n का कैसे यूज किया जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से उठाएंगे अपन, n की वैल्यू क्या होगी, उसके बेसिस पे आगे अपन बात करते जा रहे हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 11 आज का, इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो है CH3। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 30। तो पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मैंने कहा ठीक है साहब, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है तो इंपेरिकल मास ज्ञात कर लो, मूलानुपाती द्रव्यमान। कैसे ज्ञात करोगे मूलानुपाती द्रव्यमान? कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का मिला के हो गया 15, ये आ गया मूलानुपाती द्रव्यमान। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट 30 है, n इंटू 15 तो n बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ये लो 2 आ गया n बराबर अगर 2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा फिर बताओ तो देखे। मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो n आया ना उसी को क्या करो इंपेरिकल मास से मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूले से, तो C2H6 क्या बन गया C2H6। समझ में आया? ये तो इसके ऊपर था। अब कोई कंपाउंड दे रखा होगा तो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है मैं समझा रहा हूं। चलो आगे क्वेश्चन देखो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको ऐसा दे रखा है हाइड्रोकार्बन में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत 75 है, तो सरलतम सूत्र ज्ञात करो। सरलतम सूत्र का मतलब ही हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। ये दे दिया आपको क्वेश्चन है ना। अब इसको कैसे टैकल करें समझना बात को। मेथड फिक्स है। सबसे पहले क्या करना है आपको एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट कौन से हो गए कार्बन और हाइड्रोजन, फिर उनका लिखना है मास, फिर लिखना है नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब परमाणुओं की संख्या। उसके बाद क्या लिखोगे सापेक्षिक परमाणुओं की संख्या, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, सापेक्षिक परमाणुओं की संख्या।
तो कार्बन का मास है 75, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं लोग। मैंने ये बोला था जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान था 12, तो मैं बोलूं चॉइस में कितने परमाणु होंगे, तो आप बोलोगे 12 में एक परमाणु, तो चॉइस में 2 होंगे। तो इसका मतलब क्या क्या, चॉइस बट्टा 12। जो द्रव्यमान दे रखा है उसको किससे डिवाइड करो, परमाणु द्रव्यमान से। कार्बन का कितना होता है 75 बट्टा 12, 25 बट्टा 1। सोल्व नहीं करना है, जब भी 2 एलिमेंट ही दे रखे हो तो सोल्व नहीं करे। ये कितना होगा 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ये 25 है। बड़ा कौन, ये। छोटा कौन, कार्बन के एटम। जो छोटा है उससे डिवाइड करो। मैंने 200 में 100 का भाग दिया था, 100 में 100 का भाग दिया था, तब 2:1 आया था। जो छोटा नंबर था उससे डिवाइड किया था, तो यहाँ पे छोटा नंबर ये। सेल्फ डिवाइड करने पर हमेशा 1 आता है। खुद को खुद से डिवाइड करोगे, 100 को 100 से डिवाइड किया तो तुम्हारा नंबर 1 आया था ना। यहाँ पे डिवाइड करो, 25 डिवाइड बाई 75 बट्टा 12, ये आएगा 4। आ गया 4। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, CH4। क्या बनेगा, CH4। बोलो समझ में आया या नहीं आया, व्यवस्थित मामला अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आयरन के ऑक्साइड में, आयरन के ऑक्साइड में 30% ऑक्सीजन है, तो सरलतम सूत्र ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने कहा आयरन का ऑक्साइड है तो एक तो होगा Fe, एक होगा O, बस। बाकी वो की वो टेबल बननी है। मास कितना है 70 और 30, एटम कितने होंगे 70 बट्टा 56, 30 बट्टा 16। सर ये 2 होगा नहीं, ये भी 2 नहीं है, फिर कैसे करें। मैं कि ये 2 के नजदीक तो हो गया ना, 30 बट्टा 16, 32 बट्टा 16 होते ही 2 हो जाता। ये 112 बट्टा 56 होता तब 2 होता है, इसका मतलब ये 2 से बहुत दूर है। इसका मतलब छोटा कौन, ये। सेल्फ डिवाइड करोगे तो 1। 30 बट्टा 16 डिवाइड बाई 70 बट्टा 56, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 30 बट्टा 16 इंटू 56 बट्टा 70। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 और 56 8, और 16 से डिवाइड हो जाएगा 3/2। होल नंबर तो आया ही नहीं, इस बार फंस गया। होल नंबर नहीं आया, पूर्णांक कहाँ आया, पूर्णांक बनाना पड़ेगा। पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। ये आ गया 2 और ये आ गया 3, तो Fe के एटम कितना आ गया 2 और ऑक्सीजन के एटम कितना आ गया 3, तो फॉर्मूला बन गया Fe2O3। अगर नहीं आए इंटीजर, तो इंटीजर नहीं आएगा तो इंटीजर ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात या नहीं आई। 2 एलिमेंट दे रखा हो तो कर लोगे इस टाइप से। तीसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। इस बार थोड़ा सा और एडवांस बढ़ाते हैं लेवल को। इस बार 3 देते हैं। एक कार्बनिक यौगिक में, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, वो शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, तो अणु सूत्र ज्ञात करो। अणु सूत्र तो तभी ज्ञात होगा जब पहले उसका क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा। 3 एलिमेंट दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मास लिख दो। कार्बन का 40, 6.67, 53.33। नंबर ऑफ एटम 40 डिवाइड बाई 12, 6.67 डिवाइड बाई 1, 53.33 डिवाइड बाई 16, ये आएगा। जब 2 दे रखे थे तब मैंने कहा था सोल्व नहीं करना, अब यहां पे सोल्व कर लो। 3.33 आएगा, 6.67 ही आएगा, 3.33। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं। छोटा कौन, ये और ये छोटा ही है, कर लो 1 2 1। इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बोलो, CH2O आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, CH2O। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वेपर डेंसिटी का डबल, 60 आएगा। अब आगे बात करो, 60 इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास 12 और 2 14 और 16
36n बराबर 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो C2H4O2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C2H4O2। समझ गए बात? ये इस टाइप से करना है। एक दो क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं। अब मैं आगे वाले जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उनको ऑप्शन देखते ही अपन को पहचानना है। ऑप्शन देखते ही अपन को पहचानना है कि आंसर क्या होगा। मेरे को तो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, और इतना लंबे चौड़ी माथा पच्ची करेगा, है ना। सुनना बात को, जब मैं इन्हीं क्वेश्चन में बता रहा हूं कैसे करना चाहिए था आपको, इन्हीं क्वेश्चन में बता रहा हूं कैसे करना चाहिए था। देखो, अगर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो कार्बन का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का कितना हुआ 4। इसने बोला ना ये 75% कार्बन है, तो 25% कौन होगा, कार्बन होगा, सॉरी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष में 3 गुना होना चाहिए। हाइड्रोजन के सापेक्ष में कार्बन कितना होना चाहिए, 3 गुना। ये देख लो 4 और 12 3 गुना है या नहीं है ना। ठीक है, यहां आओ, ये इंपेरिकल फॉर्मूला सही है या नहीं। ये 12 हो गया, ये 2 हो गया और ये 16 हो गया। ये 6 गुना होना चाहिए, ये देखो 6 गुना है ना, 6 गुना। बस ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही चेक करना है। मैं बता रहा हूं, आगे ऑप्शन दूंगा तब बहुत इजी टास्क हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रॉब्लम देखते हैं अपन। सुने बात को आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 कि अगर अपन बात करें तो देखो कैसे टैकल करना है। मेरे को दे रखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो 38.7% है, हाइड्रोजन 9.67% है, एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यौगिक का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट CHO, CH2O, CH3O, CH4। मैंने दिमाग लगाया 4 गुना है या नहीं। 9 का 4 गुना 36 हो गया, 0.67 है, मतलब 0.7 ही मान लो। 0.7 का 4 गुना कितना होता है 2.8, तो 36 प्लस 2.8 कितना होगा 38.8। ये देखो 38.8 हो गया ना 4 गुना, बस काम हो गया। 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, यहां तो 12 गुना है, यहाँ 6 गुना है और यहाँ 4 गुना है। ये लो आंसर हो गया। कार्बन हाइड्रोजन को चेक कर लो, हाइड्रोजन का मास 3 है, कार्बन का मास 12 है, 4 गुना है या नहीं आया, आ गया ना। समझ में आ गई बात क्या नहीं आई। अगला क्वेश्चन एक और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो दे रखा 9:1:3.5। तो बोला इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या दिए देखो। पहला ऑप्शन C3H6N, C3H4N2, C3H4N, C4H6N, इस टाइप से दिए। तो मैंने कहा हाइड्रोजन के कंपैरेटिव में कार्बन 9 गुना होना चाहिए। ये 6 और 36 6 गुना हुआ, गलत है। 4 और 36 9 गुना तो है, 4 और 36 9 गुना तो है। ये हो गया 6 और इधर हो गया 48, तो ये भी गया। अब इन दोनों में से बारी आई। एक बात सोचो, कार्बन और हाइड्रोजन का तो हो गया, अब नाइट्रोजन और कार्बन का भी चेक कर लो। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के कंपैरेटिव में 2 गुना तो है ही है, 2 गुना से ज्यादा है। 3.5 का 2 गुना कितना होगा 7, और 3 गुना होता है हो जाएगा 10.5। तो देखो 2 गुना से तो ज्यादा है, लेकिन 3 गुना से क्या है, कम है। 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए, 3 गुना से कम होना चाहिए। इधर हो गया 28 और 36, 2 गुना ही नहीं हुआ, गलत है। इधर 36 और 14, 2 गुना 28 ज्यादा है, 3 गुना 42 से कम है। इसका मतलब आंसर ये होगा।
आंसर ये होगा। समझ में आई बात आपको? बात समझ में आ गई सारी? ये इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड सारी बात होगी। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, खूब सारे क्वेश्चन भी किए उससे रिलेटेड, और फिर अपन ने पढ़ा मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला, क्वेश्चन सारे करवा दिए आपको इंपेरिकल फॉर्मूले के। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, 3rd नंबर लेक्चर में मूल कंसेप्ट। कौन सा स्टार्ट करेंगे? मूल कंसेप्ट। मूल होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, मूल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पहले थोड़ा बहुत मूल पढ़ लेना। तो मैं एक ही लेक्चर के अंदर पूरा मूल कंप्लीट कर दूंगा, और अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में उससे रिलेटेड केमिकल इक्वेशन की प्रॉब्लम करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए बोल रहा हूं इसको अच्छे से करें और मोल पढ़ के रखें नेक्स्ट क्लास के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, यहां तक पढ़े, अच्छे से सारा रिवाइज करें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करें। देखो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको 12-13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन करवाए थे, आज 16 क्वेश्चन करवाए, 30 क्वेश्चन तक पहुंचा दिया मैंने आपको, 30 क्वेश्चन तक पहुंचा दिया है। बस 30 क्वेश्चन आप कर लो, 60 हो जाएंगे। स्टेज फर्स्ट, लास्ट स्टेज, पहले ये ध्यान रखें, फिर इंटरमीडिएट वाली स्टेज करना। स्टेज फर्स्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए, स्टेज लास्ट सब कुछ अप्लाई करना आ गया तो अपन को ये मालूम चल जाए कंपटीशन में क्या आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो मालूम चलेगा ये 2 और 3rd जैसे क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे, है ना? तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।